कल बामन मिश्राम के नेतृत्व में जो उनके बहुत सारे जो विंग हैं वो नागपुर में एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आरएसएस का घेराव है। बामसेफ आप सब जानते हैं, सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का बामसेफ, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। और ये मैं इसलिए अभी आपको देर रात आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि सोचिए, जिस समाज के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, उसकी खबरें अब सोशल मीडिया की वजह से ही आप तक पहुंच रहा है। लेकिन जो मैं अभी तमाम तस्वीरें देख रहा हूं, देश भर से लोग जो हैं वहां जा रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। देश भर से लोग वहां जा रहे हैं और ट्रेनों से लोग जा रहे हैं। अपना खर्चा करके लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पहले तो बता दूं कि ये आंदोलन क्या है, बामसेफ का मिशन मूवमेंट क्या है। माननीय कांसीराम साहब ने बामसेफ की स्थापना की थी। बामसेफ जो है वो आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, आपके महापुरुषों को आप तक पहुंचाता है। माननीय कांसीराम साहब ने जब इस्तीफा दिया और जब वो राजनीति से पहले सामाजिक चेतना से लोगों को लैस कर रहे थे, और उनकी एक लाइन है कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी नहीं होती है, उनकी राजनीति भी नहीं फलती फूलती है। लोकतंत्र में जो भी है वो वोट का अधिकार है। लेकिन पिछले लंबे 2 दशक 3 दशक में बामसेफ ने देश भर में एक बड़ी जागरूकता लाई है। और यूजीसी के बाद तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सोचिए, सब कुछ हम ऐसे दौर में हैं, जब एक दौर था जब कबीर साहब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय का जो जातिवाद था वो मोटा जातिवाद था। उसके बाद रविदास महाराज लड़ रहे थे। उस समय मुगलों का शासन था, उनको उतना खतरा नहीं था, वो सुरक्षित थे, लड़ाई कर रहे थे। और उस समय की जो सरकारें थी वो उसको प्रोटेक्शन देती थी। रविदास महाराज, कबीर साहब को इतना थ्रेट नहीं हुआ होगा जितना आज के समय में हालात खराब है। उसके बाद देश में अंग्रेज आए। उस समय बाबा साहब लड़ रहे थे, ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे, साहू जी महाराज लड़ रहे थे। सोचिए, भारत में पहला जो जनगणना है, जाति जनगणना, वो 1902 में होता है और साहू जी महाराज करवाते हैं। और उसके बाद रिजर्वेशन का वो कंसेप्ट देते हैं, तभी से भारत में रिजर्वेशन चालू हो जाता है। लेकिन आज हालात बस से बदतर हैं। आज सोचिए, भारत सरकार, इस देश की हर सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करती है। जब आप ये बात बोलते हैं तो आपको एक जाति सूचक गालियां दी जाती है। और इसमें आप सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि आज के जो जातिवादी सोच के लोग हैं, वो पीड़ित समाज के टाइटल से सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाकर आपको गालियां दिलवाते हैं। बताइए, किसी को अंतरजातीय विवाह से क्या आपत्ति हो सकती है? देश भर की सरकारें अंतरजातीय विवाह को मदद करता है, प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उससे जो है ये देश मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। लेकिन सोचिए, ये भी इस देश में है कि कोई बालिग है, कोई लड़का या लड़की कोई बालिग है, तो उसको पूरा हक है अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का। वो किसी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, वो किसी भाषा का हो सकता है, यहां तक कि वो किसी देश का हो सकता है। अभी पाकिस्तान की एक मुस्लिम महिला ने भारत में आकर एक ट्राइबल युवा से शादी की। सोचिए, इसको जाति से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि मैं किसी जाति, किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत में अंतरजातीय शादी, इसको लेकर गालियां दी जा रही। खैर, ये तो कुछ भी नहीं है। इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के साथ और बुरा हुआ है, हम सब जानते हैं। संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे जगदेव बाबू की जघन्य हत्या हुई है। सुनीलाल पटेल की शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। बाबा साहब की तो आज भी मूर्तियां तोड़ी जाती है, लेकिन इतिहास से आप उनको दफन नहीं कर सकते हैं। इस देश में सत्ता में, दुनिया में तो हिटलर भी रहा है, मुसोलिनी भी रहा है, लेकिन वो नायक नहीं बन पाए। जैसे ही वो सत्ता से बाहर हुए, उनको खलनायक घोषित कर दिया गया। इस दुनिया में नायक कौन है? मार्टिन लूथर है, नेल्सन मंडेला है, जो मानवता के लिए लड़ते रहे, मानवीय पक्षों के लिए लड़ते रहे। अब सोचिए, जो लोग अंतरजातीय विवाह को लेकर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि आप सिर्फ लड़की चाहते हैं। अंतरजातीय का विवाह का मतलब होता है किसी भी जाति धर्म की कोई लड़की या कोई लड़का अपनी मर्जी से किसी भी जाति या धर्म में जाकर शादी करता है, उसकी रोक नहीं है भारत में।
फिर तो हर हॉरर किलिंग को आप सही ठहराएंगे। इसी देश में जाति के बाहर शादी करने पर हत्याएं होती हैं। बिहार में एक मंडल समाज के युवक को गोली मार दी गई और मारने वाला था जो पीड़ित पत्नी है, उनके पिता। कैसे समाज, और ये सब पढ़े लिखे लोग लिख रहे हैं। ये भी नहीं कि ये कह के नहीं टाल सकते हैं कि कोई अनपढ़ इस तरह की बात कर रहा है। पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जातीय श्रेष्ठता का भाव है। वो रक्त शुद्धता की आइडियोलॉजी को अब भी मानते हैं, जबकि दुनिया भर में शादी ब्याह एक निजी विषय है और भारत में जो जातियों में बटा समाज है, अब तो सांप्रदायिकता भी अपने शबाब पर है। ये जो लव जिहाद के पूरे कॉन्सेप्ट चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े परिवारों में बड़ी बड़ी शादियां हो रही है। तो खैर, मेरा कहने का मतलब यह था कि हम ऐसे वक्त में हैं जब आंदोलन से जुड़ना बहुत खतरनाक है। उसके बावजूद वामसेफ के कार्यकर्ता नागपुर पहुंच रहे हैं। आज नागपुर में बड़ा प्रोटेस्ट है और उस प्रोटेस्ट में देश भर से लोग शामिल हो रहे हैं। चूंकि टीवी नहीं है, अखबार नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बड़ा प्रोटेस्ट है। और आपको सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आप शेयर जरूर हमारे साथ कीजिए। हमें आप व्हाट्सएप भी अपना वीडियो कर सकते हैं। और ये बड़ा प्रोटेस्ट है। नागपुर का प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि वामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था उड़ीसा में, उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था। परमिशन थी, बाद में कैंसिल कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा मुद्दा है। सोचिए, यूजीसी के आने के बाद जिस तरह से जातिगत जो हिंसा थी वो किस तरह से बदली है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब तो जो खासकर मैंने देखा है, जिन लोगों के पर आरोप लगते हैं और जो लोग ऐतिहासिक रूप से दोषी हैं जातिवाद के, पिछले 500 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल में जो जातीय शोषण हुआ है। सोचिए, गुरु नानक साहब कह के गए हैं, नो रेस नो कास्ट। क्या वो गलत थे? गुरु नानक साहब ने कहा है नो रेस नो कास्ट। कबीर साहब ने जातिवाद के खिलाफ सारी चौपाइयां कही है, अंधविश्वास के खिलाफ भी और जातिवाद के खिलाफ भी। संत शिरोमणि रविदास महाराज ने सारी चौपाइयां कही है। तो क्या फूले, पेरियार, अंबेडकर ये सब गलत थे? जगदेव बाबू की हत्या हुई, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार के जवानी के दिनों का संसद में भाषण सुनी, शरद यादव ने अपनी पूरी जिंदगी दी, रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब ने लंबी लड़ाइयां लड़ी है। तो आज के समय में जो लोग भी सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनका हौसला अफजाई कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में वही लोग सम्मान से नाम लिए गए हैं, याद किए जाते हैं, जिन्होंने इंसानियत के लिए, मानवता के लिए लड़ाई लड़ी है। सोचिए, गुरु घासीदास महाराज ने कहा, मानव मानव एक समान। संत गाडगे, नारायणा गुरु, प्रसन्ना, ये सब इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए लड़ रहे थे। जाति जाति में कैसे भेद हो सकता है? कोई कैसे नीच और कोई कैसे ऊंच हो सकता है? कोई कर्म से, अपने काम से नीच ऊंच हो सकता है, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि नहीं, कोई जाति से नीच है, कोई जाति से ऊंच है। और भारत का संविधान इस तरह की, जब उनका दौर था उन्होंने किया। आज बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है। आज दुनिया बहुत ग्लोबल हो गई है, दुनिया में हर जगह खबरें जाती हैं। आज के समय में कोई हॉरर किलिंग को कैसे सही कह सकता है? कोई भी महिला अपनी मर्जी से, अगर उसकी सहमति है, तो वो किसी भी पुरुष के साथ शादी कर सकती हैं लीगल तरीके से। अगर वो बालिग हैं, अगर वो लीगल, एक हिंदू कोड बिल भी आया, शादी का एक लीगल फॉर्मेट भी है। आप किसी को जाति, धर्म, राज्य, भाषा के आधार पर नहीं रोक सकते हैं। और सोचिए, इसको भी मुझे गालियां दी जा रही है कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। मैं किसी एक जाति, एक धर्म, एक राज्य के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये संविधान अलाउ करता है कि कोई भी अपनी इच्छा से, मर्जी से, लीगल तरीके से किसी के साथ शादी कर सकती है। इस बात को जाति से जोड़ा जा रहा है। अब सोचिए,
सारे संवैधानिक टेम्परामेंट को धत्ता बताया जा रहा है। और मतलब 10% लोगों का जो वर्चस्व है वो उसको पूरे देश पर थोपा जा रहा है। और इसलिए ये सब संभव है क्योंकि 90% में ज्यादातर लोग अभी अशिक्षित हैं। अभी तक वो स्कूल कॉलेज नहीं पहुंचे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं 10 साल हो 20 साल हो 70 साल 75 साल में संविधान ने बहुत हद तक बदला है। आज SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जाट पटेल मराठा गुर्जर किसान कम्युनिटी के लोग स्कूल कॉलेज तक पहुंचे हैं। 100 साल और लगेंगे, लेकिन ये गैर बराबरी असमानता खत्म होगी। आपको समझना है कि आप किस खांचे में। और बाम सेफ के लोग, उनके कार्यकर्ता, वो सब अपनी मेहनत की कमाई लगाकर सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी बदलाव चाहती है, बदला नहीं। वो बराबरी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये देश मजबूत बने, उनके बच्चे के एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उनको भी शिक्षा का अधिकार हो, उनको भी जाति की वजह से तिरस्कृत न किया जाए। पिछले 10 साल में जिस तरह से सांप्रदायिकता आगे बढ़ा है, आज भी एक वीडियो देखा, एक शख्स ने गाड़ी से उतरकर 3 मुस्लिम बुजुर्गों को थप्पड़ मारा। हिंसा को भड़काया जा रहा है। कहां से उसकी ताकत आई? क्योंकि उसे लग रहा है कि अब इस देश में पिछले 10 साल से मुस्लिम समाज के लोग 2 दर्जे के नागरिक हैं, इसलिए उनको थप्पड़ मारा जा रहा है। इसी तरह से इस देश में जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद पलता है, उनको लगता है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC, जिनको बाबा साहब ने कहा है, जो किसान जातियां, वो कमजोर हैं, हम उनको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उनकी संख्या ज्यादा, मैं रोज ये बात आपको समझा रहा हूं कि अब जातिवाद के मायने बदल गए हैं। अब जातिवाद साथ नहीं खाने देंगे, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, मूछ नहीं रखने देंगे, ये नहीं है। अब जातिवाद बहुत महीन हो गया है। अब जातिवाद में नंबर काटे जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है, नौकरियों में जाति के नाम पर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है, नौकरियों में आपको प्रताड़ित किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो इस देश के बड़े भाषा वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि SC ST OBC के लिए अभी भी नौकरी पा लेना आसान है रिजर्वेशन की वजह से, लेकिन वो सम्मानजनक तरीके से नौकरी नहीं कर पाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी अभी भी अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। उनके पास अध्ययन नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूल कॉलेज की हालत खराब है। और इन सब मुद्दों पर बाम सेफ मजबूती से अपनी आवाज रखता है। और जितना सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है पीड़ित समाज में, वो बाम सेफ ने लाया है। और उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और जो बाम सेफ के कार्यकर्ता हैं, वो सब अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई सामाजिक आंदोलन में लगा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी परमानेंट नहीं है दुनिया में। बाबा साहेब के विचार हमेशा रहेंगे, फूले पेरियार अंबेडकर के विचार हमेशा रहेंगे, मानवतावादी लोगों के विचार हमेशा रहेंगे। आप उनको दफन नहीं कर सकते हैं। राजा तो बहुत हुए, लेकिन शिवाजी महाराज के प्रति इतना सम्मान क्यों है? क्योंकि उनका काम था, वो भेदभाव नहीं करते थे, वो खुद भेदभाव के शिकार हुए। सम्राट अशोक का आज इतना सम्मान क्यों है? चंद्रगुप्त मौर्य का इतना सम्मान क्यों है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। सवाल यह है कि आप क्या छोड़ के जा रहे हैं अपने पीछे? क्या आप इंसानियत के रास्ते पर चल रहे हैं या सिर्फ अपना देख रहे हैं? सोचिए, इस देश में महिलाओं का शोषण से कोई इनकार कर सकता है क्या? किसी भी जाति, किसी धर्म में महिलाएं सबसे पीड़ित मानी जाती है, अगर लैंगिक भेदभाव की बात करें तो। क्या इस देश का पुरुष समाज ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि लैंगिक भेदभाव नहीं है? और किसी जाति, किसी धर्म में भेदभाव है, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून हैं। लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि जातिवाद नहीं है। उनको महीन जातिवाद से उनको वास्ता ही नहीं पड़ा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, नौकरियों में क्या हो रहा है, जुडिशियरी में क्या हो रहा है, मीडिया में क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, सिनेमा में क्या हो रहा है।
आप जाके पूछिए तो उनसे, इसका अंदाजा लगाइए पिछले 10 सालों से कितना ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा है और इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या नहीं हो रहा है। इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ, इस देश में रोज क्रिश्चियनों पर हमले हो रहे हैं, इस देश में मुस्लिम समाज पर हमले हो रहे हैं। क्या ये झूठ है? उसी तरह से इस देश में जातीय वर्चस्व को बनाए रखा गया है और वो भारतीय संविधान उसको तोड़ता है और इसलिए भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है। अब कह रहे हैं कि बराबरी का हक है तो आपको रिजर्वेशन क्यों है? तो रिजर्वेशन इसीलिए है कि जिनको ऐतिहासिक रूप से लाचार बेबस रखा गया, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, जिनको शिक्षा से दूर रखा गया, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। तो मैं फिर कह रहा हूं, कोई अमर होने नहीं आया है। आप सबको एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए, एक बेहतर देश बनाने के लिए, ये देश सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को की तरक्की से बेहतर नहीं होगा। ये देश तभी बेहतर होगा जब इस देश का हर नागरिक बेहतर करेगा, मजबूत होगा और सबको इस देश में बराबर के मौके मिलेंगे। और बराबर का जब मौका है तो इसका मतलब यह हुआ कि उन लोगों को जिनको ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया उनको मौका दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं जो 3-3, 4-4 जिनकी पीढ़ी ने नौकरियां ले ली, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, कितने परिवार हैं ऐसे? और क्या रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान, क्या वो रिजर्वेशन से नौकरी कर रहा है? इस देश में जो लोग भी रिजर्व कैटेगरी के लोग मजबूत हुए हैं उनके बच्चे जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं। दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत उनको हो रही है जो पहली बार स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने इस दंश को ज्यादा झेला है जो अपनी घर से पहली बार ग्रेजुएशन किए हैं, पहली बार जिन्होंने सिस्टम को समझा है और सिस्टम के हिस्सा बने हैं, उनको रोज तकलीफें झेलनी होती है। लेकिन सवाल है कि हम ये वीडियो रोज इसलिए बनाते हैं कि हम उन लोगों को जगा सकें जो पीड़ित हैं। मुझे पता है सोए हुए लोगों को जगाना आसान है, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको नहीं जगा सकते। तो जिनके दिमाग में जातिवाद है, भेदभाव है, मनुवाद है, उनको नहीं समझा सकते और उनको हमको समझाना भी नहीं है। मैं इस देश के 90% लोग जो पीड़ित हैं आज जाति की वजह से, धर्म की वजह से, लिंग के आधार पर, उन सबको अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत होना पड़ेगा और ये समाज बेहतर बने, ये देश बेहतर बने, जहां सबको कम से कम बराबर का सम्मान मिले। और रिजर्वेशन राष्ट्र निर्माण के लिए है, इस देश के निर्माण के लिए। मैं एक और बात बता दूं, एक बड़ी साजिश हो रही है। अगर इसी तरह से इस देश में ओबीसी आरक्षण खत्म हुआ, उसके बाद SC/ST एक्ट खत्म करने की बात कही जाएगी, उसके बाद SC/ST के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म करने की बात कही जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।